आज का पहला प्रश्न है कि आंग्ल बर्मा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि याडंबू की संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा है कि आंग्ल बर्मा युद्ध बर्मा के पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान तथा मणिपुर पर कब्जे का परिणाम था। और तीसरा जो है वो है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1825 में डफरिन के आक्रमण और ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, या तीनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इसमें से दो कथन जो हैं वो सही है। मतलब दो कथन इसमें से कोई भी सही हो सकते हैं। ठीक है, कि इसमें दो कथन जो हैं वो सही हैं। अब कौन कौन से दो कथन इसमें से सही हैं? कि अगर बर्मा की बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत में बर्मा एक स्वतंत्र देश था और यह भारत के पश्चिम की ओर वह पश्चिम की ओर विस्तार करना चाहता था, मतलब कि भारत की तरफ। और ब्रिटिश जो गवर्नर थे उनकी भी विस्तारवादी इच्छाएं थी, और कई कारण थे जिससे वो बर्मा पर अधिकार करना चाहते थे, जैसे कि बर्मा के वन संसाधनों की ओर आकर्षण उनका, कि वहां की वन संपदा काफी थी, बर्मा में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार, और बर्मा के शेष हिस्सों में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को अंकुश लगाने की आवश्यकता भी अंग्रेजों को हुई। इन्हीं विस्तारवादी इच्छाओं के कारण कुल मिला के 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। अंत में 1885 में बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। जो 3 युद्ध हुए उनमें पहला जो युद्ध था वो 1824 और 26 में हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा लोगों के द्वारा जो युद्ध था वो बर्मी लोगों के द्वारा पश्चिम की ओर विस्तार करने, अराकान और मणिपुर पर अधिकार करने के कारण प्रारंभ हुआ। अराकान और मणिपुर पर अधिकार के कारण असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया और आंग्ल बंगाल और बर्मा के बीच अस्पष्ट सीमा पर लगातार टकराव होने लगा। मई 1824 में ब्रिटिश सैन्य बलों ने रंगून पर अधिकार कर लिया और उस समय बर्मा की राजधानी जो है वो अवा हुआ करती थी। अवा से केवल 72 किलोमीटर दूर रह गए। अंग्रेज जो थे वो 72 किलोमीटर दूर रह गए। इसीलिए बर्मियों ने 1826 में याडंबू की संधि की और याडंबू की संधि से शांति स्थापित हुई थी। तो पहला कथन जो है वो आपका पूर्णतया सही है। दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो था ये 1852 और 53 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ब्रिटिश वाणिज्यिक आवश्यकता और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम थी, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं। ठीक है, इस बार अंग्रेजों ने बर्मा के एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत पेगू पर अधिकार किया और निचले बर्मा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने से पहले उन्हें एक तीव्र गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ा। और तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध था वो 1885 में लड़ा गया, क्योंकि बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद वहां का राजा जो है उसका पुत्र थिब्बा बना। थिब्बा ने शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया और ब्रिटिश व्यापारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। वह फ्रांस, जर्मनी, इटली और अंग्रेजों की कई प्रतिद्वंदी शक्तियों के साथ वाणिज्यिक संधियों पर बातचीत कर रहा था। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने 1885 में ऊपरी बर्मा पर आक्रमण करने तथा इसका पूर्ण अधिग्रहण करने का आदेश दिया और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ जो 1885 में हुआ। इसीलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। इसलिए इसके 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा। दूसरा कथन जो था वो गलत था। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई थी और निजी कॉलेजों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी संबद्धता मानदंड उदार किए गए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि तीनों कथन जो हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति, संभावना की समीक्षा करना और उनके गठन और कामकाज में सुधार के लिए उपायों को बताना था। आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने से परहेज किया। इसकी सिफारिश पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसीलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। इसी अधिनियम के अनुसार कई चीजें कही गई, जैसे कि विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या, उनके कार्यकाल की अवधि कम की जानी चाहिए और यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए शर्तों को और कठिन किया गया, उनकी शर्तों को और कठोर बना दिया गया। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की अनुदान राशि 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। लॉर्ड कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कठोर कर दिया, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षकों की संख्या को सीमित करना था और शिक्षित वर्ग को सरकार के प्रति वफादार बनाना था। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को मजबूत करने और राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा। गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा। इसलिए इसका जो है, ठीक है, इसके कोई भी कथन जो है सही नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि 1853 के चार्टर अधिनियम की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि 1853 के चार्टर के अधिनियम पर विचार करना है कि इसने सभी पात्र भारतीयों के लिए खुली सेवा, सिविल सेवा का प्रावधान किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इसके कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर तीनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। तीनों कथन जो हैं इसके सही हैं। अगर 1853 के चार्टर अधिनियम के विशेषताओं की बात करें तो कंपनी कई प्रावधान इसके थे, जैसे कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद कोई प्रावधान न करे तो इसको अपने अधीन बनाए रखने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इस एक्ट के तहत 18 जो सदस्य थे, इसमें से 6 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के तहत मनोनीत किए जाने थे। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, नियुक्तियों के मामले में कंपनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियुक्तियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल दिया गया। इसलिए पहला कथन सही है। इससे पहले की 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, पद या रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा
और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस पर आपत्ति जताने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। 53 के द्वारा ही विधि के सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधायी उद्देश्यों के लिए 6 अतिरिक्त जो है सदस्य वो शामिल किए गए और गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। भारतीय विधानमंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। विधायी शाखा को भारतीय विधान परिषद के रूप में कहा जाने लगा, लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी और गवर्नर जनरल विधायी परिषद के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था। इसलिए इसके तीनों कथन जो हैं वो सही है। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में विचार प्रकट करिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में विचार कीजिए और बताना है कि कितने कथन जो हैं वो सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल दो, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर तीनों नहीं। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एक। केवल इसमें से केवल एक कथन जो है वो सही है। ठीक है, अब कौन सा सही है? किसी भी स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है कि उनके द्वारा प्रकाशित किसी भी पत्र में सरकार के प्रति धड़ा, असंतोष या विरोध शामिल नहीं होगा। यदि कोई प्रेस दिशा निर्देशों को पालन करने में या समझौते को पूरा करने में विफल रहता है तो सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रेस उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। इस अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को अपराध करने वालों के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार दिया। अधिनियम ने प्रेस को किसी भी न्यायालय में री अपील दाखिल करने पर रोक लगा दी और कहा कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम और बाध्यकारी होगी। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन में ये लिखा है कि इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में अपील की जा सकती है, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि इसके विरुद्ध कोई भी अपील दाखिल नहीं की जा सकती। मजिस्ट्रेट का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होने के बाद इसे लोकप्रिय रूप में मुंह बंद करने वाला अधिनियम के रूप में कहा जाने लगा और भारत के लोगों ने महसूस किया कि यूरोपीय और स्थानीय भाषाओं के बीच गंभीर भेदभाव किया गया है। भारतीयों की भावनाएं आहत हुई और सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण उनका सरकार पर विश्वास नहीं रहा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मामला जो था वो अमृत बाजार पत्रिका का था, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत अभियोजन से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, समाचार दर्पण जैसे स्थानीय भाषा के समाचार पत्र कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका पर प्रेस एक्ट के जब्त किया जाने वाला पहला समाचार पत्र नहीं था, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका ने स्वयं को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में कन्वर्ट कर लिया था। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत प्रेस को प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए एक प्रेस आयुक्त नियुक्त किया गया। अमृत बाजार पत्रिका के मामले के बाद पूर्व सेंसरशिप की धारा को निरस्त कर दिया गया और प्रेस को सही और प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए एक प्रेस आयुक्त बनाया गया। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। इसलिए केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।